नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की मांग है कि कठेरिया को न सिर्फ मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए, बल्कि उन्हें उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला भी चलाया जाए। कांग्रेस के सांसदों ने संसद के बाहर गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कठेरिया को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की भी मांग की है कांग्रेस ने। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं रामशंकर कठेरिया, जिनके विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सदन में बयान भी देंगे, सदन में अपनी बात रखेंगे। रामशंकर कठेरिया के बयान को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक हो चुकी है। कांग्रेस ने संसद के बाहर अपना विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन किया है और रामशंकर कठेरिया के मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की मांग की है। इसके अलावा कठेरिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाए जाने की भी मांग की है कांग्रेस ने। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज इस मामले में सदन में जवाब देंगे। संसद परिसर के भीतर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है गांधी मूर्ति के पास। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम सांसद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले जो राज्य मंत्री हैं एचआरडी के रामशंकर कठेरिया, उन्होंने आगरा में बयान दिया था, खासकर एक समुदाय धर्म को लेकर। उसी को लेकर कांग्रेस को आपत्ति है और सदन में भी ये मामला उठाया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है रामशंकर कठेरिया को हटाने की मांग कर रहे हैं तमाम कांग्रेस सांसद और प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी मूर्ति के पास। मैम, क्या आप लोगों की मांग है? हम चाहते हैं कि जो मंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह के भाषण दें जो देश की अखंडता को कमजोर करें, देश की एकता को कमजोर करें, ऐसे मंत्रियों को मंत्री बनने का हक नहीं होना चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए। आप दोनों सदनों में आज उठाएगी कांग्रेस मामला? उठाया है, फिर उठाएंगे। तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये इनके सिर में जू रहेंगे। प्रदर्शन ऐसा जारी रहेगा जब तक कार्रवाई नहीं करते? प्रदर्शन जारी रहेगा, ये हम रोज तय करेंगे क्या करेंगे। अंबिका सोनी है, देखा जा सकता है तस्वीरों में। और अगर हम आपको तस्वीरें कुछ बताएं दूसरी तरफ से, तो किस तरह से कांग्रेस के तमाम जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं। संजय, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग क्या है? मांग है आगरा में जो इनके मंत्री और एमपी एमएलए मिल करके जो उन्होंने वहां पर आपत्तिजनक कम्युनलिज्म और लोगों में डिवाइड, हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए अपने 17 में चुनाव को कंसोलिडेट करने के लिए जो किया है, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। कठेरिया जी जिस तरह से कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं किया, आप लोग संतुष्ट नहीं? वो तो हर समय कहते बहुत आपत्तिजनक, कभी नहीं काम करते, लेकिन हर समय खुराफात करते। तो कांग्रेस जैसा कह रही है कि कठेरिया के वो सफाई से संतुष्ट नहीं है और मांग कर रही है कि रामशंकर कठेरिया पर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जेडी के साथ ब्रह्म प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं रामशंकर कठेरिया के बयान को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से देशद्रोह के मामले में फिट बैठता है। जो खुले आम 5000 की भीड़ में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी का एमपी और बीजेपी के एमएलए लोगों को मजहब के नाम पे भड़काते हैं और कहते हैं इकट्ठे हो जाओ और अल्पसंख्यकों का मुकाबला करें, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है, तलवारें निकालो, बंदूकें निकालो, चाकू निकालो, तो उन पर सेडिशन केस क्यों नहीं लगता? ये फिट केस है सेडिशन केस लगाने का। रामशंकर कठेरिया के बयान पर बवाल मचा है। अब आपको सुनाते हैं कठेरिया का वो बयान जिस पर यह बवाल है। जो कुछ हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, उसको हमें जागरूक होकर के समझना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। मित्रों, ताकतवर बनाकर हमें संघर्ष करना होगा और यह संघर्ष की हमने शुरुआत नहीं की तो आज एक उड़ गया है, कल कोई दूसरा उड़ जाएगा। इसलिए दूसरा उड़ जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए, फिर सरकार की और इस मामले पर अब कठेरिया क्या सफाई दे रहे हैं, वो सुनिए। किसी भी समुदाय के बारे में गलत नहीं बोला।
हिंदू समाज संगठित हो, अपनी आत्मरक्षा करे, ये बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन आत्मरक्षा किस तरीके से? अपनी रक्षा करे, किस तरीके से? संगठित होकर। लेकिन जो हेट स्पीच की बात आई वो तो आप मानते हैं कि मंच से हुई थी उस वक्त? नहीं, कोई किसी को हेट पहुंचाने की कोई ना स्पीच दी है ना मेरी भावना है। और जो इन लोगों ने नोटिस दिया उसका जवाब देने का? निश्चित रूप से यदि हमारे संसदीय व्यवस्था में हमें मौका मिलेगा तो जरूर दूंगा। इशरत जहां एनकाउंटर मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी के पूर्व प्रमुख सतीश वर्मा ने गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मणि को टॉर्चर करने के उनके आरोप पर सतीश वर्मा ने कहा कि मणि झूठ बोल रहे हैं। सतीश वर्मा ने कहा कि इशरत जहां पर पहले हलफनामे में जरूरत से ज्यादा बातें लिखी गई थी, इसलिए उसमें बदलाव किया गया जो बिल्कुल कानूनी था। दरअसल इशरत जहां एनकाउंटर मामले की जांच के लिए जो एसआईटी का गठन हुआ था, उसके मामले में गृह मंत्रालय के तत्कालीन अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने आरोप लगाया है कि उन्हें टॉर्चर किया गया। इस हलफनामे को बदलने के लिए उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें सिगरेट से दागा गया था और इस वजह से जो दूसरा हलफनामा था वो लगाया गया था इशरत जहां के मामले में, क्योंकि इशरत जहां को आतंकी संगठन से जो उसकी सांठगांठ थी उसे छुपाने की कोशिश की थी तत्कालीन सरकार ने। चलिए आपको बताते हैं कि तत्कालीन एसआईटी चीफ सतीश वर्मा ने मणि के उस आरोप पर क्या कहा जिसमें कहा गया था कि सतीश ने उन्हें टॉर्चर किया और सिगरेट से जलाया। आप आरोप भी सुनिए और उसका जवाब भी सुनिए। ये जो इन्होंने टॉर्चर की बात की है कि फिजिकल टॉर्चर, सिगरेट, सीबीआई की तफ्तीश में, उनके इन्वेस्टिगेशन में कभी भी किसी भी आदमी को इस तरह की हरकत नहीं की जाती है। और फर्ज करिए कि मैंने की हो तो ये बहुत बड़ा मतलब मिसकंडक्ट होगा और शायद अपराध भी होगा कानून में। और वो खुद एक अफसर रहे हैं भारत सरकार के, उनको इतना पता होगा कि उसके बारे में वो मतलब मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही कर सकते थे। और सीबीआई जैसी जो इस देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो इस तरह की हरकत बर्दाश्त भी नहीं करती, वो भी कुछ कार्यवाही करते। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद चीजें हैं। अभी एक माहौल सा है जो इंटरेस्टेड पार्टीज बना रही हैं। इस माहौल में मनी साहब भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसकी जो ज़रूरत है, इनका जो मोटिव है, ये कुछ और है। ये इस केस को कमज़ोर करना चाहते हैं। जो इसकी चार्जशीट्स सीबीआई की माननीय अदालतों में पेंडिंग है, उससे ध्यान अलग करके और उसके वजूद को कम दिखाना या उसको ये बताना कि ये गलत है, ये एविडेंस, ये इनका पर्पस है। मेरा मोबाइल फ़ोन उन्होंने साइड में रख लिया था। तब से लेके 2-3 बजे तक ही बस 2 बजे तक, 2:15 बजे तक काफ़ी पोलाइटली ठीक से बात कर रहे थे। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा रेस्टिव होने लगे, रेस्टिव के बाद थोड़ा एग्रेसिव होने लगे, उसके बाद फिजिकल तक आ गए जब सिगरेट विगरेट फेंकने लगे। मतलब लास्ट में तो हद ही पार कर दिया। मैं क्या हद होती है क्या बताऊँ। गाली गलौज भी किया। मेरे एथनिसिटी को उन्होंने कहा और कहता मद्रासी पूंछ दबा ले, मद्रासी डर का नहीं है तू। उसके साथ जो आम हिंदी अश्लील शब्द होते हैं आगे पीछे लगा के उन्होंने कहा। मणि का आरोप है कि इशरत पर दूसरे हलफनामे में जबरदस्ती इशरत के आतंकी होने की बात हटाई गई थी। सतीश वर्मा ने आज उस पर भी अपनी सफाई दी। उनकी पहली एफिडेविट उन्होंने जरूरत से ज्यादा चीजें उसमें लिखी हुई थी और अगर दूसरी एफिडेविट में उसको चेंज किया गया तो मैं बिल्कुल स्पष्ट मानता हूं कि वो सही चेंज किया गया। पहली एफिडेविट में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई थी कि जैसे कि वो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हों। भारत सरकार का रोल इस पूरे मुकदमे में सिर्फ इंटेलिजेंस देने तक था, ऐसी बात उस समय कही गई थी, ऑफिशियल थी।
तो भारत सरकार की एफिडेविट जो मिस्टर मनी कर रहे थे उसमें सिर्फ उतनी बात होनी चाहिए थी। उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन के डिटेल को सपोर्ट कर दिया था, वो उनका काम नहीं था। अब बहरहाल जो चीज है, जो इन्वेस्टिगेशन के अंत में तो ये निकला कि सिर्फ इंटेलिजेंस ही देना रोल नहीं था, आईबी इस पूरे मामले में अंदर तक इन्वॉल्व थी और आईबी के अधिकारियों ने इन लोगों को गैर कानूनी कस्टडी में रखा था और उसके बाद एक प्री मेडिटेटेड तरीके से, पहले से एक पूर्व योजित तरीके से इन लोगों का मर्डर किया गया। तो बात तो ये है, हकीकत जो इन्वेस्टिगेशन के बाद निकली वो सिर्फ इंटेलिजेंस देने तक इनका रोल सीमित ही नहीं था, बहुत ज्यादा था। और यही वजह है कि वो ये चाहते थे कि इनकी ये इनकाउंटर सही है, ये दिखाने के लिए मनी साहब ने वो सारी एफिडेविट में डिटेल्स लिखी थी जो आईबी ने ही उन्हें बताई थी। ये चीजें उन्होंने जब हमारे पास, सीबीआई के पास जब उनका स्टेटमेंट हुआ तो उन्होंने बता दिया। बाद में उन्हें लगा कि ऐसा नहीं बताना चाहिए तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस करने शुरू किए। अब माहौल कुछ और भी है, 2.5 साल के बाद अभी बहुत सारे लोग बोलने लग गए हैं। चिदम्बरम साहब एक दिन आए, फाइल वाइल बड़े हड़बड़ी मची, एक दिन फाइल लेके उन्हीं के चले गए। अब जिस लेवल पे ये दूसरा एफिडेविट का मसौदा बना, इससे मैं ज्ञात नहीं हूं। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मेरे लेवल से और मेरे से 2 लेवल ऊपर वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, उन लेवल पे इसका मसौदा तैयार नहीं किया गया। ड्राफ्ट हुआ था, ये फाइल में पता लग जाएगा। उस वक्त के तत्कालीन आप फाइल देके, मिसिल देके, उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा गया है। दिल्ली के द्वारका में कार खरीदने के लिए 2 लड़कों ने एक बच्चे की हत्या कर दी। दोनों आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कार खरीदना चाहते थे और उन्हें इसके लिए रुपयों की जरूरत थी। इसलिए दोनों लड़कों ने 9 साल के बच्चे को अगवा किया, फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपी फिरौती के लिए फोन करने वाले थे। इससे पहले पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ये वारदात रविवार 28 फरवरी की है। तो 2 लड़कों ने एक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या की गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दोनों लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कार खरीदना था और कार खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। तो इन्होंने एक बच्चे को, 9 साल के बच्चे को अगवा किया, उसकी हत्या की और उसके बाद, हत्या करने के बाद वो चाहते थे कि बच्चे के परिवार वालों को फोन करके फिरौती मांगी जाए, लेकिन उससे पहले ही दोनों पुलिस की पकड़ में आ गए। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। 28 फरवरी की यह घटना है, रविवार के दिन, जब इस बच्चे को अगवा करके मार दिया गया था। दिल्ली के द्वारका का मामला है। कार खरीदने के लिए 2 लड़कों ने इस बच्चे को अगवा किया और उसकी हत्या कर दी। ये 2 तस्वीरें हैं, मासूम की तस्वीर जिसका कत्ल कर दिया गया, 9 साल का ये बच्चा है, और दूसरी तरफ उस परिजनों की तस्वीरें जो सदमे में हैं, इस घटना को भूल नहीं पा रहे हैं। उस घटना से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है। और खास बात यह है कि जो दोनों आरोपी हैं, ये दोनों नाबालिग हैं, एक 16 और एक 17 साल का। हालांकि अब कानून के नए प्रावधानों के मुताबिक इस तरह की बड़ी घटनाएं जो होती हैं, इस तरह की जो बड़े अपराध होते हैं, इसमें नाबालिगों की उम्र भी अब कम कर दी गई है। नाबालिग की जो सीमा है, जो उम्र का दायरा है, उसे 16 साल कर दिया गया है। 16 और 17 साल के ये दोनों हैं आरोपी। सुनसान इलाके में ले जाकर 9 साल के इस बच्चे का कत्ल कर दिया इन दोनों ने। कॉल किया है उसको बुलाने के लिए कि भाई आ जा, तू चलना है साथ में। वो ठीक 7 बजे वहां से निकला है और उससे बातें हुई हैं कि भाई तू कब आ रहा है। उसने बोला कि मैं आ रहा हूं। फिर बोलता है कि ठीक है, एक पीपल के पेड़ के पास आ जाओ। तो उसके बाद से मतलब जो है ना, फिर उसका लापता है। इसके यहाँ से राइट साइड से ब्लेड से कट मार के इसको कत्ल हुआ है। बिल्कुल मौका वारदात पे जो हमने जगह देखी है, वहाँ पे पूरा खूनम खून है, पूरा ब्लड पड़ा है। जी बिल्कुल, एक प्लॉट। चलिए सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सदन में बोल रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमारे प्रधान में प्रस्तुत किया है। मैं उनके प्रति आदरपूर्वक
धन्यवाद व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ। सदन की इस महत्वपूर्ण चर्चा में कई आदरणीय सदस्यों ने अपने अनुभव का, अपने विचारों का लाभ सदन को और देश को पहुंचाया है। आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री वेंकैया नायडू जी, मीनाक्षी लेखी जी, हरसिमरत कौर जी, श्री पी नागराजन जी, श्रीमान सौगत राय, श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, श्रीमान जितेंद्र रेड्डी जी, मोहम्मद सलीम जी, सुप्रिया सुले जी, मुलायम सिंह जी यादव जी, राहुल गांधी जी, अनुप्रिया पटेल जी, श्री रियो जी, श्री ओवैसी जी, कई वरिष्ठ आदरणीय महानुभावों ने अपने विचार रखे हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि इस विचार को उन्होंने, इस चर्चा को सशक्त बनाने में, सुरेख बनाने में अपना योगदान किया है। मैं आज इस सदन में हम सभी सांसदों की तरफ से स्पीकर महोदय का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण में संसद की कार्यवाही किस रूप में चलनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी अपेक्षाएं व्यक्त की गई है। और ये अच्छी बात है कि हमने अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। और राष्ट्रपति जी हमारे संवैधानिक व्यवस्था के सबसे बड़े पद पर हैं और उनकी सलाह हमने अवश्य माननी चाहिए। और मैं स्पीकर महोदय का विशेष रूप से इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय में उन्होंने कई नए इनिशिएटिव लिए हैं। उन्होंने जो श्री योजना प्रस्तुत की है, स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव, हम सभी सांसदों को अलग अलग विषयों पर रिसर्च मटेरियल मिले, हम लोगों का प्रबोधन हो। एक अच्छा प्रकल्प आपके द्वारा चल रहा है और वो संसद को क्वालिटेटिव चेंज लाने में उपयोगी होगा। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय का इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अगले 5 और 6 मार्च को पूरे देश की इलेक्टेड वीमेन मेंबर्स को, असेंबली एंड लोकसभा, उनका एक सर्वदलीय सम्मेलन की घोषणा की है, रचना की। और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी समेत सभी महिला लीडर्स का उसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। वीमेन एम्पावरमेंट की दिशा में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में आपका एक अहम कदम है। और मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के संसदीय गतिविधि के साथ एक अच्छा कदम आपने उठाया है और सभी दलों ने सहयोग किया है। सबसे बड़ी बात है कि सभी दल के विमेन सांसद मिलकर के इसको कार्य योजना बना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल इसका तैयार हुआ है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसी प्रकार से बीपीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो नए हमारे सांसद चुनकर के आए हैं, उनकी लगातार प्रशिक्षण, उसमें भी काफी अच्छा आपके द्वारा काम का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सदन बहस के लिए होता है। हम देख रहे हैं कि देश पिछले दिनों सदन में जो हुआ उससे बहुत पीड़ित भी है, चिंतित भी है।
और जब सदन नहीं चलता है तो सत्ता पक्ष का नुकसान तो बहुत कम होता है, देश का नुकसान बहुत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सांसदों का होता है, उसमें भी विपक्ष के सांसदों का होता है, क्योंकि उनको जनता की आवाज उठाने से रोका जाता है। और इसलिए संसद में कितने ही विरोधी विचार क्यों ना हो, कितने ही नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रकट होना ये आवश्यकता है। सदन एक ऐसा फोरम है जहां तर्क रखे जाते हैं, जहां तीखे जवाब दिए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार पर सवाल किए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार को अपना बचाव करना होता है, अपने पक्ष में सफाई देनी होती है। बहस के दौरान किसी को बख्शा नहीं जाता और उसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे और साथ ही साख भी बना पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। राष्ट्रपति जी की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने लंबे अरसे तक इस प्रक्रिया में भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं और उन लोगों के साथ बिताए हैं कि जिनसे ज्यादा अपेक्षा बहुत स्वाभाविक है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं इस सदन में मौजूद सभी दलों को अहम बिल पास कराने में मदद का न्योता देता हूं। और जब मैं इस सदन कहता हूं मतलब दोनों सदन। ये बिल लोगों के लिए है। ये बिल इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम से दलालों को खत्म किया जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि जमीनी स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि योजनाओं में आम जनता की भूमिका बढ़ाई जा सके, सामाजिक न्याय में, विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। ये बिल इस लोकतंत्र की बुनियाद को मदद करने के लिए है। ये भी नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा, ये भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा है और हमने बड़ों की बात माननी चाहिए।